पहला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में अलग अलग फसलों के यानी खाद्यान्न फसलों के लिए शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, कानपुर, मेरठ। इसका सही उत्तर है कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है और साथ ही साथ चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में स्थित है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत में नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1960, 1962, 1965, 1969। तो आपको पता है कि सीमा सुरक्षा बल जो है ये एक प्रकार का पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि बॉर्डर की सुरक्षा से संबंधित है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आप लोग याद कर लेंगे कि अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में असम राइफल 1835 ईस्वी, आईटीबीपी 1862 ईस्वी, एसएसबी 1963, बीएसएफ 1965, सीआरपीएफ 1939, सीआईएसएफ 1969 और एनएसजी 1984 में स्थापित हुए थे। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है हैकल, टांसले, विलियम गॉड, हैकेंटियस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टांसले। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। यहाँ पे दो बातें हैं, इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक शब्द आया था जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है हैकेल के द्वारा किया गया था और इकोलॉजी शब्द के बाद जो है एक नया शब्द गढ़ा गया जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, जिसका निर्माण जो है टांसले के द्वारा किया गया था। तो इकोसिस्टम एजे टांसले के द्वारा, जबकि हैकल जो है उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम के तहत जो है मुख्य रूप से वातावरण में जीवों के वास्तविक संबंध को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है तारापुर, काकरापाड़ा, नरोड़ा, रावतभाटा। इसका सही उत्तर है तारापुर, महाराष्ट्र। तो सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र भारत में मूल रूप से बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किया गया था वो तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। इससे पूर्व अप्सरा जो है एक केवल जांच के लिए यानी एक प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया था। इसके अलावा अन्य में आप याद रखेंगे कि तारापुर महाराष्ट्र का ये जो स्थापित हुआ था 1969 में हुआ था। इसके अलावा रावतभाटा राजस्थान, नरोड़ा यूपी, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कल्लपकम तमिलनाडु आदि जो है प्रमुख भारत के परमाणु रिएक्टर केंद्र है जहां से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अगर आप म्यांमार के बॉर्डर को देखेंगे यानी मैप को ध्यान में रखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। यदि आप इस मैप को ध्यान से देखिए तो ये क्षेत्र जो है ये म्यांमार का क्षेत्र है और इस म्यांमार के बाजू में भारत के मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार से ये चारे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि ये त्रिपुरा राज्य है जो तीन तरफ से पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। इसकी कोई सीमा म्यांमार से संपर्कित नहीं है। छठा प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला जिसे केटू भी कहा जाता है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश। इसका सही उत्तर है काराकोरम। वास्तव में भारत का जो ये पर्वत श्रृंखला जो भारत सीमा में है वह गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यह वर्तमान में पीओके में है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है इस श्रृंखला में ये ट्रांस हिमालय का पार्ट माना जाता है। आते हैं सातवां, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ऑप्शन है व्यास, झेलम, चिनाब, रावी। इसका सही उत्तर है व्यास नदी, क्योंकि आप जब भारत के मानचित्र को देखेंगे तो भारतीय मानचित्र में ये जो नदियां जो मुख्य रूप से भारत में निकलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ये सभी नदियां पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, जबकि व्यास नदी का उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही वह सतलज नदी के एक सहयोगी नदी के रूप में मिल जाती है।
तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसके संबंध में। व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है, जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, चंबल, नर्मदा, ताप्ती। इसके सही उत्तर है नर्मदा। तवा, बंजर और शेर एवं ओरसंग नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की लंबाई जो है कुल वो 1312 किलोमीटर है। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश में इसे जो है जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह मैकाल पर्वत के पास अमरकंटक के शिखर से होती है और बाद में यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, तमिलनाडु। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून, तो उत्तर पूर्वी मानसून का ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इस तरफ से ये जो जल की जो धारा है वो आती है हवाओं के माध्यम से, और ये जब भारत के अन्य भागों से निकलती है तो ये भारत के ऊपरी भागों से निकल जाती है। जबकि यह जब बंगाल की खाड़ी से होकर के आती है तो बंगाल की खाड़ी से इसे जल प्राप्त होता है और यह जा करके जो है तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। तो इस प्रकार से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसको जल जो है मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से प्राप्त हो जाता है। बाकी क्षेत्रों से ये अधिक वर्षा न कराते हुए सीधे भारत को क्रॉस कर बाहर निकल जाते हैं। 10वां प्रश्न है, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती, ताप्ती, कावेरी, टोंस। इसका सही उत्तर है मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। जब कावेरी नदी पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो इस पर जो है मेट्टूर डैम बनाया गया है। यह तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु में होकर के बहती है। ये कावेरी नदी की लंबाई जो है वो लगभग 800 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि से निकल करके दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना, कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व होना, आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी होना, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसका वास्तविक मीनिंग है कि भारत में सार्वजनिक महत्व की यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी विद्यमान होना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। यानी भारत में जहां प्राइवेट रिलायंस जैसी संस्थाएं हैं वहीं आप देख सकते हैं कि आपकी भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं वो सार्वजनिक कंपनियों की श्रेणी में आते हैं और दोनों समान अस्तित्व के साथ विद्यमान है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा की जाती थी। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान जिसे एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ को लास्ट में मिला दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ बन गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसकी गणना की जा रही है। तो राष्ट्रीय आय की वर्तमान गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, जबकि पहले जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता था। आते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। दूसरा है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी दर्शाता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ए एवं बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोनों सही है। आइए समझते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले दो वर्ड है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि में हम लोग मुख्य रूप से जीडीपी के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आदि को मुख्य रूप से देखते हैं। यानी इसमें केवल मात्रा को देखा जाता है कि किस गति से विकास हो रहा है। यही कारण है कि देखा जाता है जीडीपी का ग्रोथ रेट देखा जाता है, ना कि डेवलपमेंट रेट। तो जीडीपी का ग्रोथ होता है
आर्थिक विकास से मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन यानी जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ लोगों की आय, लोगों की बेरोजगारी की कमी होना, लोगों में गरीबी की कमी होना, कुपोषण की दर कमी होना, बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलना, लोगों के जीवन स्तर का ऊंचा उठना। जब ये सभी चीज़ों की गणना की जाती है तब उसे आर्थिक विकास कहते हैं। और जब केवल मात्रात्मक रूप में यानी जीडीपी और उनके परसेंटेज मात्रों को खाली गिना जाता है तो उसे हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। 14वां प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करने का कार्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के पश्चात ही इस संस्था की स्थापना हुई थी। IMF अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। तो आपको IMF से संबंधित कई जानकारियां यहाँ दी गई है जिसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है। 15वां प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। ऑप्शन कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, रासायनिक उर्वरक उत्पादन, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। अन्य कुछ क्रांतियों को अगर याद कर ले तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर में आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से संबंधित, राउंड रिवोल्यूशन जो है वो पोटैटो से संबंधित है, रेड जो है वो टमाटो से, सिल्वर जो है वो एग से, येलो जो है वो वायल सीड से, इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन से जिसे हरित क्रांति कहते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से, गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वो हार्टिकल्चर और फ्रूट्स के उत्पादन से, और ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरीज के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। तो इन सभी को निश्चित रूप से याद रखेंगे, किसी भी रेवोल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 16वां प्रश्न है, जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो जूकू घाटी के बारे में आप लोग जान लें कि ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप फिगर भी देख रहे होंगे, ये सीमा पर एक स्थित राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से नागालैंड सही उत्तर है। यहाँ पर जून एवं सितंबर के माह में जंगली फूलों की एक बहुत बड़ी घाटी जो है क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और इस घाटी के क्षेत्र में कुछ जनजाति समूह रहते हैं जिनका सरकार के साथ जो है एक संघर्ष का दौर चलता है, जिसके कारण प्रकृति को यहाँ पर काफ़ी हद तक बचाया जा सका है। 17वां प्रश्न है, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है। ऑप्शन असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर जो है वो है तातीपाका। तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए हम लोग थोड़ा इसको विषय में जान लेते हैं। ये भारत के मैप ऑफ रिफाइनरीज है, यानी भारत के प्रमुख रिफाइनरी सेंटर कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ आप तातीपाका देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम आपको दिखाई दे रहा है। फेमस में बिहार में बरौनी काफ़ी चर्चित है, यूपी में मथुरा काफ़ी चर्चित है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान से बाड़मेर के बारे में। इसके अलावा जो है जामनगर से गुजरात से संबंधित, मुंबई हाई से संबंधित। तो इस प्रकार के जो प्रमुख रिफाइनरी सेंटर है इसे आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ये आगे के प्रश्नों के लिए आपको काम आएगा। आते हैं 18वां प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 233, 238, 250, 245। तो राज्यसभा जो है वो भारत का ऊपरी सदन है और इसमें अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 हो सकती है। वर्तमान में अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 250 की गई है, जिसमें से 238 निर्वाचन के थ्रू तथा 12 मनोनयन के थ्रू चुने जा सकते हैं। लेकिन ये चुने जा सकते हैं, अभी अगर चुने जाने की स्थिति देखी जाए तो 233 सदस्य जो है वो निर्वाचन के थ्रू और 12 सदस्य जो है वो मनोनयन के थ्रू चुने जाते हैं। इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो 238 चुने जा सकते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी। तो कई बार आपको पता है कि ऐसे विधायक होते हैं जो लोकसभा में भी चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ वो विधायक होते हैं।
यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो विधायक रह जाते हैं, यदि जीत जाते हैं तो उनको अपना विधायक का पद खाली करना पड़ता है। इसके लिए जो समय अवधि दी जाती है, ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 7 दिन। इसका सही उत्तर है 14 दिन। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो उसे 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। 20वां प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा में है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 552 की गई है, जिसमें 530 जो है वो राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से तथा 2 एंग्लो इंडियन से निर्धारित की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 530 और 20 जो है वो निर्धारित है इस क्रम में। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो 530 जो स्टेट से चुने जाने हैं वो चुने जाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 13 चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं। इस प्रकार से मात्र 545 सदस्य ही वर्तमान में बने हुए हैं। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो जो संघीय कार्यपालिका है उसमें शामिल होने वाले सदस्यों में केवल शुरुआती 4 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वही शामिल होते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संघ की कार्यपालिका के मेंबर नहीं होते हैं, बल्कि इनका कार्य होता है भारत के वित्तीय प्रबंधन पर निगरानी रखना और उसके लेखा का जो है जांच करना। तो संघीय कार्यपालिका में मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी उसमें शामिल होते हैं। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन है विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो महाभियोग लगाने की जो एक प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधानों में एक त्यागपत्र तथा दूसरा महाभियोग रखा गया है। महाभियोग यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है या दुर्व्यवहार होता है या यह स्पष्ट हो पाता है कि वो असक्षम है इस पद के लिए, तो ऐसी स्थिति में उन पर महाभियोग चला करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग आर्टिकल 61 और ये जो प्रक्रिया चलाई जाती है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 23वें प्रश्न की ओर रहते हैं। निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, लोकसभा महासचिव। तो जो संसद में कभी नहीं बैठता है लेकिन संसद का सदस्य होता है, इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत संसद का निर्माण होता है और संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, ना ही वो सदन में बैठक में भाग लेते हैं, फिर भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। हालांकि कभी कभी उन्हें विशेष रूप से संसद को संबोधित करने का अवसर मिलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोनों सदनों के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति रखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति रखते हैं। तो इन सभी कार्यों के कारण वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के संसद का कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, विठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर। इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इस स्वराज पार्टी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे, यानी चितरंजन दास जिन्हें CR दास कहा जाता है वो इसके अध्यक्ष बने थे तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय के पद पे थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर जो है वो लॉर्ड कर्जन है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था।
हालांकि इसकी घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जिसे कई बार प्रश्न में पूछा गया है। लेकिन बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है और कर्जन को भारत में विभाजनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। 26वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किन के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल। इसका सही उत्तर है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के बारे में आप जानते होंगे कि यह भारत के महत्वपूर्ण यानी सबसे महान क्रांतिकारी में गिने जाते हैं, जाने जाते हैं। और पहले इन्होंने जो है लाहौर में सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण चर्चा में रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो क्रांतिकारी लहर है भारत में, वो पैदा करने वाले में इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और इन कार्यों के लिए जो है इन्हें अंग्रेजों द्वारा जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। आते हैं अगले प्रश्न में, लीडर समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। लीडर एवं अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। उन्होंने महामना की जो उपाधि है उनको प्राप्त थी और उन्हें अधिकांश लोग महामना कह करके संबोधित किया करते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी बनता है महामना से संबंधित। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय से संबंधित लीडर प्रश्न निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862, 1865, 1886, 1867। इसका सही उत्तर है 1867। अब आते हैं ये पूना सार्वजनिक सभा आखिर थी क्या? तो ये ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में एक प्रकार से वार्तालाप का एक मंच तैयार किया गया था, जिसे पूना सार्वजनिक सभा के रूप में जानते हैं। यह 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे, एसएच चिपलुंकर एवं जीवी जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य जो है एक वार्तालाप का मंच के रूप में इसे शुरू किया गया था। 29वां प्रश्न है, वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, टीबी सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। आपने नेहरू कमेटी के बारे में पढ़ा होगा और नेहरू रिपोर्ट। तो अगस्त 1928 ईस्वी में एक नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा ब्रिटिशर्स के चैलेंज के बाद जो है एक भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करके प्रस्तुत किया गया था। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था यानी अभिनव भारत की स्थापना की थी? ऑप्शन है खुदीराम बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, वीडी सावरकर। तो इसका सही उत्तर जो है ये है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। वो पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, बाद में उसी को जो है अभिनव भारत यानी यंग इंडिया सोसाइटी नाम दिया गया था और ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित था। इनके साथ जो थे इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर एवं नारायण दामोदर सावरकर शामिल थे। बाद में इनके द्वारा कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई, जिसके बाद इन बंधुओं को दोषी ठहराया गया और इन्हें जेल में डाला गया। साथ ही साथ ये गुप्त संस्था पर कड़ाई से जो है एक्शन लिया गया था। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो जो टेराकोटा की मुहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता का, वो एक प्रकार से काफ़ी प्रचलित थी और इसको व्यापार आदि में प्रयोग किया जाता था। इस पर गाय की जो है वो चित्र नहीं मिलती है, क्योंकि गाय का जो महत्व है वो वैदिक काल में आकर के प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में गायों का विशेष महत्व नहीं था। यहाँ पर जो विशेष रूप से जो है वो एक सिंगी गेंडा या फिर जो है स्कूबड़ वाले सांड का जो चित्रण है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा हाथी, बाघ, गेंडा आदि के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन गाय का चित्रण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नहीं मिलता है। 32वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं है? ऑप्शन है आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आत्मा।
आत्मा को लेकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर है, क्योंकि आत्मा को लेकर के जहाँ जैन धर्म जो है ये विश्वास करते हैं कि हर जीव में, हर वस्तु में आत्मा है, जैसे पौधे में आत्मा है, छोटे से कीड़े में आत्मा है। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म नहीं मानता है कि मनुष्य में भी आत्मा है, तो वो आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, जबकि जैन धर्म आत्मा के सिद्धांत मानते हैं। इसके अलावा कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म में दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। 33वां प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया था? ऑप्शन है पीतल, कांसा, लोहा, तांबा। तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहला खोजा गया धातु और औजार बनाने के लिए पाया गया धातु था वो था तांबा। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और लगभग इसकी खोज जो है वो 5000 BC में ही कर ली गई थी। बाद में टीन की खोज की गई और तांबा और टीन को जब मिलाया गया तो कांसा तैयार किया गया। लोहा लगभग 1000 BC में खोजा गया और लोहे ने खोज के साथ ही जो शहरीकरण की स्थितियां थी वो काफ़ी बदल गई और लोगों के जीवन में जो स्थायी जीवन थी उसमें काफ़ी बड़े बदलाव जो है देखने को मिले थे। 34वां प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में जो हिरण्य धातु का प्रयोग है, ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, तांबा। इसका सही उत्तर है सोना। सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया जाता था। ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है और सिंधु नदी को हिरण्य शब्द कहा गया है, क्योंकि इसी नदी से जो है वो हिरण्य यानी सोना उस समय में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता था। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, जॉब चार्नॉक, सर टॉमस रो। इसका सही उत्तर है हॉकिंस। हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में, तो जहांगीर ने दरबार में आने वाले इस जेम्स प्रथम के दूत विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। और ये भी याद रखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स भारत में प्रवेश किए थे तो उस समय जहांगीर जो था वो मुगल बादशाह था और भारत का साम्राज्य का शासन कर रहा था। 36वां प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन 1, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया था। ऑप्शन 2, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। अब ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक एवं दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं यानी दोनों गलत है। इसका सही उत्तर जो है वो है दोनों गलत है। क्यों है गलत, आइए समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो एक प्रमुख शासक था उसने हुनों को नहीं बल्कि शकों को पराजित किया था, जबकि स्कंदगुप्त जो शासक था उसने शकों को नहीं बल्कि हुनों को पराजित किया था। तो मध्य एशिया से आने वाले प्रमुख जनजाति जो लड़ाकू जनजातियां थी जिनका बार बार आक्रमण होता था, उन्हें पराजित करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त को मिला था, लेकिन दोनों जनजातियों को अलग अलग शासकों द्वारा पराजित किया गया था। तो इस प्रकार से सही मिलान कर लेंगे तो आगे के एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आर्टिकल 108 के तहत जो है ये संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 38वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऋणात्मक। आइए समझते हैं इसको। यदि आंखों में किन्हीं कारणों से प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता है तो स्पष्ट देखने में बाधा आती है, इसी बाधा को दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस पूछा गया है इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऋणात्मक है। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है, ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो यानी आपको उत्तल लेंस पूछा जाएगा तो यहाँ उत्तर देंगे और अवतल लेंस पूछा जाएगा तो यहाँ उत्तर देंगे। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दृष्ट धारा यानी डीसी को प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, दृष्टकारी। इसका सही उत्तर है इन्वर्टर।
आप घरों में इन्वर्टर के यूज को देखते होंगे। इन्वर्टर जो है वो डीसी यानी बैटरी से शक्ति प्राप्त करके विद्युत उत्सर्जित करता है, यानी डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि वही एसी से डीसी में अगर बदलना हो तो उसके लिए जो है रेक्टिफायर का उपयोग यानी दृष्टकारी का उपयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? ऑप्शन है प्रतिबल, आपेक्षिक घनत्व, मंदन घनत्व। इसका सही उत्तर है आपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो वस्तु का वह घनत्व होता है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है। 41वां प्रश्न है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है इसके द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर, गुरुत्व त्वरण पर। तो उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी वो जो उपग्रह छोड़ा गया है उसका द्रव्यमान क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विशेष ऊंचाई पर जाकर के जब छोड़ दिया जाता है तो वह एक ही समान चाल से पृथ्वी के घूर्णन पर कार्य करना शुरू कर देता है। तो इससे पृथ्वी की त्रिज्या से जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि वो पृथ्वी के खिंचाव से अंतर आता है। इसके अलावा पृथ्वी से ऊंचाई यानी फिक्स ऊंचाई 36,000 किलोमीटर के आसपास में छोड़ा जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का इस पर विशेष महत्व होता है क्योंकि उसी के कारण ये घूर्णन होता है। लेकिन जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसके द्रव्यमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। 42वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। ऑप्शन है केवल 4 सही, 1 और 4 सही, 2 और 3 सही, 2, 3, 4 सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा और घरों में भी स्टेबलाइजर के थ्रू आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इस ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से वोल्टेज को बढ़ाने एवं घटाने यानी उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को बढ़ाने या घटाने में सक्षम होता है और इस शेप में ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। आपने ट्रांसफार्मर को देखा भी होगा। वोल्टेज को प्राप्त कर यानी जैसे पोल पे लगे ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे तो क्या करता है ये, अगर कोई बड़ी लाइन आती है 11,000 की तो उसको प्राप्त करता है और फिर उसको 440 यानी वोल्टेज को क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। तो इस प्रकार से वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है, वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर तरल होते हैं? ऑप्शन है हीलियम, पारा, ब्रोमीन, बी और सी। इसका सही उत्तर है बी और सी। ब्रोमीन और पारा जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर मानक दाब पर यानी तरल के रूप में होते हैं। ये आप देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है वे लिक्विड वाले तत्वों को दिखाया जा रहा है। जैसे आपको Hg और Br यानी ब्रोमीन और हीलियम वो हैं जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा ये जो बैगनी कलर के आपको दिखाए जा रहे हैं ये हमेशा गैसीय फॉर्मेट में होते हैं और जो ये सिल्वर कलर में दिखाए जा रहे हैं ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो इन चार्ट को अगर आप इजीली याद कर ले, केवल जल वाले को यानी लिक्विड फॉर्म को और गैसीय फॉर्म को याद कर ले, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसको घटा देंगे तो वही उत्तर में आएगा। 44वां प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ए और बी दोनों। तो वायुमंडल में जो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो है ए और बी दोनों, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए इसे देखते हैं। जब फैक्ट्री से धुएं की मात्रा निकलती है तो उसके दौरान सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ये ऊपर जा कर के बादलों के साथ मिल जाते हैं और इसके कारण बादलों में एसिड की मात्रा का निर्माण होता है, जिसके कारण वर्षा होने से उसमें एसिड की मात्रा की वर्षा होती है जिसे हम लोग एसिड रेन के रूप में जानते हैं। तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। 45वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीस्टीरीन का, पॉलीएथिलीन का, पॉलीएमाइड का। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है पॉलीएथिलीन, उसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है ये, आइए समझते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट जो सेना को उपयोग में लाने के लिए दिया जाता है एवं पुलिस उपयोग में लेती है इसे, ये बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के क्रम में पॉलीएथिलीन बहुलक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक सस्ता भी है, लचीला भी है, टिकाऊ भी है और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण इसके उपयोग किए जाते हैं।
46वां प्रश्न है, खसरा मीजल्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि। तो इसका सही उत्तर है वायरस। वायरस जो है वो उसके कारण से जो है खसरा संबंधी रोग होता है। खसरा विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। विषाणु से होने वाले अन्य रोगों में चिकनगुनिया, रूबेला, चेचक, एड्स, इबोला और वर्तमान में चर्चित कोविड-19 प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से वायरस से होने वाले रोगों में शामिल है। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। मानव पाचन तंत्र में पाचन की एक प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन है ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रहणी और पेट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी, मुख से, यानी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो माउथ यानी मुंह से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये अंदर के पार्ट में बढ़ते के साथ इसका पाचन बढ़ता जाता है। मुख में कैसे पाचन शुरू होता है आइए जानते हैं। तो मुख में सबसे पहले ये टाइलिन या लार से जो है ये एक सक्रिय होता है और इस प्रकार से इसका जो है पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है। कई बार टाइलिन संबंधी एंजाइम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। जब यह प्रक्रिया मुंह से ये भोजन अंदर जाना शुरू करता है तो बड़ी आंत में जाता है, जहां बड़ी आंत में जाने के बाद जो है इसका पाचन होता है। इसके अलावा इसका मुख्य रूप से पाचन जो है वो छोटी आंत में जाकर के होता है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन है पक्षी, उभयचर, मछलियों का एवं सरीसृप। तो जो पर्यावरण की परिस्थितियां बदलती है और तापमान में वेरिएशन आता है तो इसमें जो वार्म ब्लडेड जीव होते हैं वो अपना तापमान शरीर का एक इक्विवेलेंट करके बनाए रखते हैं। इसमें पक्षी जो है ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर है। आइए देखते हैं इसको। तो नियत तापी यानी उष्ण रक्त वाले जो जीव होते हैं वो इस शरीर के तापमान को जो है निरंतर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जबकि जो ऐसे होते हैं जो शीत रक्त वाले जीव होते हैं उनके साथ परेशानी होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ये कोल्ड ब्लडेड जीव हैं, ये कोल्ड ब्लडेड जीव की श्रेणी में शामिल है, जबकि पक्षी, कुत्ता, बंदर आदि जो है ये वार्म ब्लडेड जीव के श्रेणी में शामिल होते हैं। 49वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करें। एक सूची में विभिन्न ग्रंथियों को तथा दूसरी सूची में उससे संबंधित हार्मोन को दिया गया है। ऑप्शन है अग्न्याशय, पिट्यूरी, अधिवृक्क और गुर्दे। इसके साथ जुड़ने वाले जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल, विटामिन डी, थायराइड और ग्लूकान है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। इसमें आप ध्यान देंगे तो अग्न्याशय जो है वो ग्लूकान हार्मोन से संबंधित है, पिट्यूरी जो है वो थायराइड से संबंधित है, अधिवृक्क कोर्टिसोल से संबंधित है। इसके अलावा गुर्दे का संबंध जो है वो विटामिन डी से है। लास्ट प्रश्न आते हैं 50वां प्रश्न, जो आज का अंतिम प्रश्न है। मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से कितना होता है? तो मानव रक्त जो शरीर में हमेशा बहता रहता है उसका एक पीएच मान होता है। ऑप्शन है 8.4, 6.4, 7.4, 4.7। इसका सही उत्तर है 7.4। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है सामान्यतः वो 7.4 होता है। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये जो आप एक स्केल देख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूट्रल होता है। जब आपका 7 पे होता है तो पीएच मान क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल रहता है। 7 जब ये 7 पे रहता है तो यानी ये फ्रेश वाटर जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। जब इससे बढ़ता है ये तो क्या होगा, ये क्षारीय हो जाएगा और इससे जब घटेगा तो अम्लीय हो जाएगा। इस प्रकार से जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान जो है वो कम होता है और जो नमकीन पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान अधिक होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वो नमकीन होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसके अलावा जो समुद्री जल होगा इसका पीएच मान और बढ़ता जाएगा। तो एग्जाम्पल में आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान तो 7.4 है, समुद्री पानी का पीएच मान 8.4, मानव रक्त 7.4, दूध का जो है 6.4, मानव मूत्र का 6, शराब का 7 से अधिक होता है। और इसी प्रकार से आपका ये 50 प्रश्नों का श्रृंखला आज का यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।